अनुराधा और प्रिया का रिश्ता केवल ननद भाभी का नहीं बल्कि गहरी दोस्ती का भी था। अनुराधा की शादी के थोड़े समय बाद ही प्रिया की भी शादी हो गई। शादी के बाद अनुराधा ने प्रिया के साथ हमेशा अपना भाभी वाला फर्ज निभाया। प्रिया की शादी के बाद ही करवा चौथ का व्रत आ गया। अनुराधा ने अपनी सास शारदा के साथ मिलकर प्रिया के करवा चौथ पर देने के लिए सारी तैयारियां की। अरे अनुराधा भाभी, माँ, आप दोनों, नमस्ते आंटी जी। प्रिया कैसी हो बेटी? बाजार में बहुत जाम लगा हुआ था, वरना हम आधा घंटा पहले ही आ जाते। समधन जी, ये करवा चौथ का सारा सामान देख लीजिए, अगर कोई कमी रह गई हो तो माफी चाहेंगे। नहीं नहीं समधन जी, आप तो इतना सामान लेकर आए हैं, आइए बैठिए, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? प्रिया का पहला करवा चौथ है तो खास सामान तो लाना ही था। कमला, पंडित जी ने शादी का मुहूर्त नवंबर में निकाला है, अब दिवाली के बाद शादी की तैयारी शुरू कर देना। प्रिया, सारी तैयारी तुम्हें करनी है, आखिर तुम्हारे देवर की शादी है। शादी की शॉपिंग भी अच्छी करना, अब दूल्हे की भाभी घर में सबसे अलग लगनी चाहिए। हाँ हाँ, वैसे भी हमारे घर में ये आखिरी शादी है, तो प्रिया बहू तुम खूब बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करना। मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो उसे आपके जैसे सास ससुर, अनमोल जैसा पति और संदीप जैसा देवर मिला है। आंटी जी, आपको और प्रिया को जो भी शॉपिंग करनी हो आप मुझे बता देना। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग जहाँ से की थी ना, वो बहुत ही सही दाम पर कपड़ा लगाते हैं। भाभी, लहंगा तो मैं वहीं से लूंगी जिस दुकान से आपने लिया था, आपका ब्राइडल लहंगा बहुत अच्छा था। ठीक है प्रिया, जब चलना हो बता देना। और फिर त्योहारों के बाद नवंबर में प्रिया अपने देवर संदीप की शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। प्रिया और उसकी सास जब भी शॉपिंग के लिए जाती तो अनुराधा को बुला लेती। अनुराधा उनकी शॉपिंग में बहुत हेल्प करती। कैश में 12,000 कम है, मैं तो अपना कार्ड भी दूसरे पर्स में भूल आई। मेरे फोन से भी पेमेंट नहीं जा रही, पता नहीं मेरे नेट को क्या हुआ है। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं तो वैसे ही ये साड़ी हल्दी के लिए देख रही थी, कुछ और पहन लूंगी। अब इतनी दूर बार बार आया नहीं जाएगा। पता नहीं स्कैन भी नहीं हो रहा, बार बार पेमेंट फेल्ड आ रहा है। माँ जी, आपकी हल्दी की साड़ी कहीं वापस न करनी पड़े। नहीं नहीं आंटी जी, वापस क्यों करनी पड़ेगी, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं पेमेंट कर देती हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। प्रिया की सास उस समय बहुत खुश होती है। उस समय अनुराधा ने प्रिया के दिल में एक अलग जगह बना ली थी। आज अनुराधा की वजह से ही प्रिया के ससुराल में उसका और भी ज्यादा सम्मान हो रहा था। शादी का दिन आ जाता है। शादी के लिए अनुराधा अपना ब्राइडल लहंगा ही पहनने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि आगे तो उसने कहीं पहनना नहीं है। तो प्रिया के देवर की शादी के बहाने वो एक बार और अपना लहंगा पहन लेगी। अनुराधा का ब्राइडल लहंगा बहुत ही सुंदर था। शादी के समय उसके लहंगे की सबने बहुत तारीफ की थी। इस वजह से प्रिया ने भी उसी शॉप से अपने देवर की शादी के लिए लहंगा खरीदा था। हमारी बहू प्रिया शादी में बहुत सुंदर लगने वाली है। अनुराधा ने तुम्हें लहंगा बहुत अच्छा दिलवाया है बहू। प्रिया, तुम इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी बोल रही थी, शॉप बंद ना हो जाए, चलो ले आते हैं। हाँ ठीक है माँ जी, मैं इनके साथ होकर आती हूँ। प्रिया लहंगे के साथ की ज्वेलरी खरीदने के लिए चली जाती है। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। प्रिया के लिए वो लहंगा बहुत खास था, जिसे पहनकर वो शादी में सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। प्रिया भाभी, बारात के लिए लहंगा आपने बहुत सुंदर लिया है, आप सबसे अलग दिखने वाली हो। वो तो है देवर जी, शादी का दिन आ गया और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। बारात जाने से कुछ घंटे पहले प्रिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। प्रिया दीदी, लाओ मैं आपका दुपट्टा सेट कर दूं। वो सामने लहंगे की थाली में देखो, उसी में होगा। इसमें तो नहीं है, मैंने देखा है। थैले में नहीं है, देखो यही होगा, अभी तो मैंने लहंगा निकाला था। तभी प्रिया को कुछ याद आता है और वो घबराहट में रो पड़ती है। ओह नो, उस दिन मैं ज्वेलरी लेने के लिए दुपट्टा मैचिंग के लिए साथ ले गई थी, कहीं ज्वेलरी शॉप पर ही तो नहीं रह गया। प्रिया अनमोल को बताती है। अनमोल ज्वेलरी शॉप पर कॉल करता है। भैया, हमारी दुकान पर तो बहुत से ग्राहक आते हैं, पर हर किसी का याद नहीं रहता। हमने अपने नौकर को बोल दिया कि जिसका होगा वो ले जाएगा, तुम तो संभाल कर अलमारी में रख दो, पर कोई लेने नहीं आया। अब तो हम शहर से बाहर हैं और दुकान की चाबी भी हमारे पास है। अब तो आपको दुपट्टा मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो 2 दिन बाद ही हम वापस आएंगे, हमारे रिश्तेदार की शादी है, हम वहीं गए हुए हैं। प्रिया रोने लगती है क्योंकि उसका दुपट्टा अब नहीं मिल सकता था। उसने बहुत मन से वो लहंगा खरीदा था। प्रिया ने अपना ब्राइडल लहंगा भी कुछ दिन पहले ड्राई क्लीन के लिए दे दिया था, पर अब तो वो भी तैयार नहीं था। प्रिया पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। वो घबरा गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी कि अब वो रात में कैसे जाएगी। प्रिया के पास समय बहुत कम था और नए लहंगे का इंतजाम करना नामुमकिन था। तभी अनुराधा आ जाती है। अनुराधा पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपना ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। उसे सारी बात पता चलती है तो वो एक अच्छी और समझदार भाभी होने का फर्ज निभाती है।
अनुराधा आकाश को फोन करती है और घर से अपनी एक हैवी साड़ी मंगवा लेती है। भाभी अब मैं क्या करूं? मेरा लहंगा पहनने का अरमान तो धरा का धरा ही रह गया। इतने लोगों के बीच में लहंगा नहीं पहनूंगी तो कितना अजीब लगेगा। सब कहेंगे कि दूल्हे की भाभी होकर नॉर्मल कपड़ों में है। मेरी शादी का लहंगा होता तो मैं वो भी पहन लेती, उसे भी मैंने ड्राई क्लीन को दे दिया। बहू, सब मेहमान आने शुरू हो गए। घुड़चड़ी का टाइम हो रहा है, अभी तैयार होने में कितना टाइम है? तुम्हें संदीप की सुरमा भराई की रस्म भी करनी है। प्रिया टेंशन मत लो, तुम मेरा लहंगा पहन लो। मैंने आकाश से साड़ी मंगवा ली है, मैं साड़ी पहन लूंगी। वैसे भी वो लहंगा साड़ी है तो लहंगे की तरह ही दिखती है, और वो तुम्हारी पसंद की है। तुमने तो पसंद की थी मेरे लिए, याद है ना? भाभी हम सब सचमुच बहुत लकी हैं जो आप हमारे घर में आए। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप सबसे बेस्ट हो भाभी, सबसे बेस्ट। प्रिया अपनी भाभी अनुराधा के गले लग जाती है। अनुराधा ने अपना लाल रंग का ब्राइडल लहंगा प्रिया को पहनाया और खुद एक सुंदर साड़ी पहन ली। प्रिया जब लहंगा पहनकर बाहर आई तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। प्रिया, अनुराधा भाभी का लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जब से अनुराधा हमारे घर की बहू बनी है तब से हमारे घर में एक नई उमंग आ गई है। अनुराधा तुम सबकी कितनी फिक्र करती हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीती रहो बहू, जीती रहो। अनुराधा ने प्रिया को गले लगाया और दोनों की आंखों में सच्चे रिश्ते की मिठास छलक आई। शादी का समारोह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रिया अपनी भाभी के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। सबने प्रिया की बहुत तारीफ की। प्रिया इस बात का सारा श्रेय अपनी प्यारी भाभी अनुराधा को देती है। अरे माला, जल्दी करना, देर हो रही है। बस भाभी आ गई, मैं जरा चप्पल पहन लूं। जल्दी आ जा, नहीं तो तेरे भैया गुस्सा करेंगे। आ गई भाभी। भाभी आज साइकिल पर पीछे मैं बैठूंगी। अच्छा दादी, और मैं कहाँ बैठूंगी? आप आगे बैठ जाओ ना, जैसे मैं बैठती हूँ। हट पगली, साइकिल पर आगे छोटे बच्चे बैठते हैं, बड़े नहीं। ये कहानी है माला और सरिता की। माला और किशन भाई बहन थे। कुछ साल पहले एक हादसे में माला के माता पिता की मौत हो गई। तभी से किशन ने माला की सारी जिम्मेदारी उठा ली। माला को माँ और भाभी का प्यार मिले, इसलिए किशन ने सरिता से शादी कर ली। सरिता ने भी माला को अपनी बेटी ही मान लिया। वो माला पर जान छिड़कती थी। उस दिन किशन, माला और सरिता गांव में ही एक शादी में जा रहे थे। फिर शादी में खाना खाते हुए, भाभी ये दुल्हन ने क्या पहना हुआ है? ये लहंगा है। अब तेरे पास भी तो है वो हरा वाला। नहीं, लेकिन ये तो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये दुल्हन का लहंगा है और बहुत महंगा भी आता है। अच्छा, तो कितने का मिलता है ये वाला लहंगा भाभी? अरे तू ऐसे क्यों पूछ रही है? जब मेरी शादी होगी ना तो आप मुझे ये लेकर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी। मेरी लाडो दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लगेगी। कितनी अच्छी हो भाभी आप। रुको, इसी बात पर मैं आपके लिए एक और रसगुल्ला लेकर आती हूँ। अच्छा, चंट कहीं की। माला और सरिता जिस शादी में गए थे वो गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। जमींदार के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए शहर से बहुत ही महंगा ब्राइडल लहंगा सिलवाया था। पर यह बात छोटी माला को कहाँ समझ आती, लेकिन सरिता के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। घर लौटते हुए साइकिल के आगे बैठी माला अपने भैया के साथ ढेर सारी बातें करती रही और साइकिल पर पीछे बैठी सरिता बस यही हिसाब लगा रही थी कि उसे हर महीने कितने पैसे जोड़ने होंगे ताकि माला की शादी तक वो उसके लिए एक अच्छा लहंगा खरीद सके। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन, डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? इन्हें सांप ने काटा है, जहर काफी फैल गया है। हमें इन्हें बचाने के लिए शहर से कुछ इंजेक्शंस मंगाने पड़ेंगे। आप एक काम करिए, 15,000 रुपए जितना जल्दी हो सके काउंटर पर जमा करा दीजिए। किशन जब खेतों में काम कर रहा था तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। उसके साथ ही उसे अस्पताल तो ले आए, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी थी जिसके बाद सरिता सोच में पड़ गई। सरिता के पास पैसे थे मगर वो उसने माला के लहंगे के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन इस वक्त किशन का इलाज ज्यादा जरूरी था। सरिता ने सारे पैसे अस्पताल में जमा कर दिए। इस तरह किशन की जान तो बच गई, लेकिन वो पहले से बहुत कमजोर हो गया। फिर डॉक्टर ने सरिता से कहा, देखिए इनकी जान तो बच गई है, लेकिन 3-4 महीने इनसे कोई भारी काम मत करवाना, ये झेल नहीं पाएंगे। इनकी सेवा करो और खूब खिलाई पिलाई भी करनी होगी। जी डॉक्टर साहब। उस दिन से सरिता पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई। हालांकि अच्छी बात यह थी कि अब माला जवान हो गई थी
तो माला घर का काम देखती और सरिता बाहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करने लगी। तभी एक दिन फैक्ट्री से लौटते हुए माला को रास्ते में एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान दिखी, जिसके बाहर बड़े सुंदर लहंगे टंगे हुए थे। सरिता जानती थी कि वो लहंगे बहुत महंगे होंगे और वो उसे खरीद नहीं पाएगी, लेकिन तभी उसे कुछ सूझा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, बताओ क्या चाहिए? नहीं सेठ जी, मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, मैं तो काम मांगने आई हूँ। अच्छा, वैसे मेरे यहाँ एक मशीन खाली तो है। तुम्हें सिलाई आती है? आती तो नहीं है सेठ जी, पर राम कसम बहुत मेहनत करूंगी, जल्दी से जल्दी सीख लूंगी। चाहे तो मुझे आप पैसे मत देना, बस बढ़िया लहंगा सिलना सिखा देना। सरिता की आंखों में सच्चाई देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अगले ही दिन से सरिता उस दुकान के काबिल दर्जियों से सिलाई सीखने लगी। वो सिलाई के काम के साथ साथ दुकान की साफ सफाई भी करती। उसकी मेहनत से सेठ बहुत खुश था। फिर ठीक 1 महीने बाद। हाँ भाई सरिता, कुछ सीखा तुमने? आज 1 महीना हो गया तुम्हें। जी सेठ जी, देखिए ये मैंने सिला है। सरिता के हाथों में एक बहुत ही प्यारा लहंगा था। उस लहंगे को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और फिर कुछ सोचकर बोला, सरिता ये तो बहुत बढ़िया है, मगर इसमें कढ़ाई का काम थोड़ा कम होना चाहिए था। उससे क्या होता है कि एक तो तुम्हारी मेहनत भी कम लगती और हम इसे थोड़ा सस्ता भी बेच सकते थे, और दूसरी बात की डिजाइन भी खिल कर आता। जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही मेहनत करती रहो, और ये लो तुम्हारी पहली पगार। इतना कहकर सेठ ने सरिता के हाथों में 10,000 रुपए रख दिए। सरिता को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने फौरन घर के लिए ढेर सारा राशन खरीद लिया। इधर किशन भी अब ठीक हो चुका था और अपने काम पर भी जाने लगा। इस बीच माला की शादी तय हो गई, लेकिन माला जानती थी कि उसके भाई भाभी कितनी मुश्किलों से घर का खर्च चला रहे थे। उसकी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी में बढ़िया लहंगा पहने, लेकिन बचपन की जिद को जवानी की समझदारी ने दबा दिया। उसने अपना मन मार लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ और वक्त बीता और फिर माला की शादी का दिन भी आ गया। माला, माला, दरवाजा खोल जल्दी। जी भाभी। देखो भाभी, ये साड़ी मुझ पर जच रही है ना? सुंदर लग रही हूं ना? अरे पगली, इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि अपनी भाभी से कुछ छुपा पाए। सेठ जी अंदर आ जाइए, ये है मेरी गुड़िया। शादी बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया सेठ जी। खुश रहो, और ये लो, ये तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। माला ने फौरन उस थैले को खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। माला कुछ न कह सकी, वो बस सरिता की तरफ देखकर रोई जा रही थी। और फिर, तुम्हें पता है बेटी, तुम शादी में बढ़िया लहंगा पहन सको, इसके लिए तुम्हारी भाभी ने मेरी दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन रात सिलाई का काम सीखा, और फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये लहंगा सिला है। पर सेठ जी, आपके बिना ये मुमकिन ना हो पाता। अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हें कपड़ा दिया, लेकिन तुमने अपना सब कुछ दे दिया इसमें। ये लहंगा सच में अनमोल है। मुझे नहीं पता कि इस गांव में इतना महंगा लहंगा आज तक किसी दुल्हन ने पहना है कि नहीं। नहीं पहना होगा सेठ जी, क्योंकि किसी भी दुल्हन के पास इतना प्यार करने वाली माँ जैसी भाभी थोड़ी ही होगी। भाभी,